सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सतीश जिंदल। अपने पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अपने परावर्तन के अंदर जो आज का पॉइंट है, सबसे पहले अपने पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में अपने पास पहला नियम सुनना। पहला नियम यह है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये अपने पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और इसमें यहां पे क्या होगा? कोण। ये कोण होगा, ये फोकस होगा, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो अपने पास सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? पोल से मापी जाएगी। मतलब हमें स्टार्ट कहां से करना है? पोल से स्टार्ट करना है। अगर मुझे सी की, अगर मान लो इधर भी कुछ होता, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मुझे इस दर्पण से ए की दूरी देखनी हो, इस दर्पण से ए की दूरी देखनी हो, तो कैसे जाऊंगा? पी से ए की ओर, पी से ए की ओर देखो हमेशा। अगर मुझे सी को देखना तो मैं क्या करूंगा? पी से सी की ओर जाऊंगा, पी से सी की ओर। समझ में आई मेरी बात? कि हमेशा दूरियां कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर? दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम मान लीजिए इस प्रकार से प्रकाश आपतित होता है, इस अवतल दर्पण पर इस प्रकार से ये आपतित प्रकाश है, ये आपतित किरण है, ठीक है। अगर आप आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में माप रहे हो, तब तो अपने को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। आपतित की दिशा में तो पॉजिटिव, आपतित की दिशा में क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। और आपतित के विपरीत दिशा में, और आपतित के विपरीत क्या लोगे? नेगेटिव। ये समझ में आया अभी तक? दिशा में तो हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। और उसके विपरीत हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। कैसे? अब देखो, हमारे पास ये आपतित प्रकाश किरण है, इस प्रकार से ये आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है। ये आपतित प्रकाश किरण है और हमें बोल दे कि P से F, P से F जिसको अपने बोलते हैं फोकस दूरी, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो हमेशा आपको पता है कि दूरी कहां से मापी जाएगी? P से। और चलना किसकी ओर है? F की ओर। तो P से F की ओर जाओगे आप, P से F की ओर जाओगे। क्या आप आपतित किरण की दिशा में गए हो क्या? नहीं, आपतित किरण तो इधर है और आप गए उसके विपरीत। जब आप आपतित के विपरीत जाओगे तो हमेशा निशान किसका होगा? किसका निशान होगा? नेगेटिव का निशान होगा। ये आपतित किरण है और ये इसके विपरीत है, और विपरीत आते नाम क्या जाएगा? नेगेटिव। दूसरा पॉइंट समझो आप कि P से आप A की ओर जा रहे हो। अगर आपको बोल दे P A के, बताइए P A, तो हमेशा क्या होगा? P से चलोगे हमेशा, और किसकी ओर? A की ओर। P से A की ओर जाओ, P से A की ओर आपतित किरण। अब देखो, ये आपतित किरण इधर भी जा सकती है, ऐसे। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और आप भी जा कैसे रहे हो? आपतित किरण की दिशा में। और जब आपतित किरण की दिशा में जाओगे तो क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप आपतित किरण की दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव, और विपरीत जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दो उदाहरण समझिए आप बहुत सिंपल तरीके से। अपने पास देखो, ये दो पॉइंट है। ये अपने पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये आपके पास P, ये F और ये C, इस प्रकार से आपतित किरण है। पहला पॉइंट मैं आपको ये पूछ रहा हूं, इसमें बताइए कि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी होती है P से F का डिस्टेंस, P से F की लेंथ, ये होती है फोकस दूरी, स्मॉल f। अब देखिए, स्मॉल f बराबर फोकस दूरी हो गया। हमें ये बताना है पॉजिटिव होती है नेगेटिव। अब P से F की ओर जाना, P से F की ओर ऐसे, क्योंकि चलना कहां से? हमेशा P से, और F की ओर जाइए। ये आपतित और ये इसके विपरीत है, और आपतित के हमेशा विपरीत आ जाए तो क्या, कौन सा निशान होगा? माइनस का। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? फोकस दूरी हमेशा क्या होगी?
नेगेटिव होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। दूसरा पॉइंट समझना है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, अगर आपको बोलते वक्रता त्रिज्या बताइए इसमें, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, एफ से सी की ओर, एफ से सी की ओर, ये होती है वक्रता त्रिज्या। चलोगे कैसे, एफ से सी की ओर। और बताइए ये आपतित के विपरीत है या उसकी दिशा में है, हमेशा आपतित को देखना है। ये आपतित के विपरीत है, दिशा में विपरीत है, तो अपने पास वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है अवतल दर्पण की, नेगेटिव होती है। कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, ये तो है किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब आते हैं अपने किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देखिए उत्तल दर्पण में समझिए आप, ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में ये फोकस दूरी है, ये ध्रुव है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। अब ध्यान से समझना है इसके अंदर कि अगर अपने कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गया, इसमें प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गई, ठीक है, मान लिया ये प्रकाश किरण क्या हुई है, इसमें आपतित हुई है। अब देखो अगर हमें बोल दे कि इसकी फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी कौन सी है, P से F। चलोगे कैसे, P से F की ओर जाओगे, कैसे, P से F की ओर ऐसे। अब बताइए ये ही आपतित किरण है और ये ही P से F की ओर है, और दोनों की दिशा समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों एक दिशा में और एक दिशा में आते हैं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट समझना इसका, अगर मुझे P से C की ओर बोल दे, वक्रता त्रिज्या के बारे में बोल दे, तो वक्रता त्रिज्या भी ऐसे जाएगी, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हमें क्या समझ में आया, इस चिन्ह परिपाटी से क्या समझ में आया, अगर हम आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जाए, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर उसके विपरीत जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें अपने पास क्या मिला है कि अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये किसके लिए है, चिन्ह परिपाटी में अवतल और उत्तल दर्पण के लिए। अपने पास अब आता है लास्ट पॉइंट इसका, चिन्ह परिपाटी में लास्ट पॉइंट समझना है इसका। लास्ट पॉइंट क्या अपने पास, ये लास्ट पॉइंट अपने पास कि अगर आप मुख्य एक्स के ऊपर जाओगे, देखो ये अपने पास अवतल दर्पण है, और अगर आप मुख्य एक्स के ऊपर कोई भी वस्तु है या प्रतिबिंब कुछ भी हो, मुख्य एक्स के ऊपर है, तब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर कोई वस्तु मुख्य एक्स के नीचे है तो क्या लेना है अपने को, नेगेटिव। समझ में आएगा, मुख्य एक्स के ऊपर तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और मुख्य एक्स के नीचे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। कैसे समझना है तरीका, जैसे कि अपने पास मैं बोलता हूं ये अवतल दर्पण है और ये एक वस्तु है, इस वस्तु को मैंने बोल दिया ए बी, और इसका एक प्रतिबिंब है मुझे यहां पे, वो क्या हो गया, ए डैश बी डैश। मैंने माना है प्रतिबिंब कैसे बना वो बाद में बात करेंगे। अब ये ए बी बोल दिया आपको कि ये ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, मुख्य एक्स के ऊपर, अरे सीधी सी बात है, ये क्या होता है वाई और ये क्या होता है वाई डैश, ये वाला क्या होता है पॉजिटिव और ये वाला क्या होता है नेगेटिव, वही तो बात है। तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और ए डैश बी डैश नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसके 3 रूल है। पहला, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव और उसके विपरीत मापी गई दूरी नेगेटिव होती है। तीसरा पॉइंट, मुख्य एक्स के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य एक्स के नीचे क्या हो गया, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है चिन्ह परिपाटी नियम। अब इनके बहुत ही अपने को यूज करने हैं, बहुत ही काम आएंगी चीजें, ठीक है। अब समझते हैं अपने आगे वाले पॉइंट, देखिए। हाँ बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक स्टार्ट करने हैं, और इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कौन सा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताओ। प्रश्न 4 प्रकार से पूछ सकता है आपको इसमें,
कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताओ। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से कि f बराबर r/2 सिद्ध करो कि जहां फोकस दूरी स्मॉल f और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। हमें f बराबर r/2 सिद्ध करना है, या इसमें यह भी पूछ सकता है कि r बराबर 2f सिद्ध करो, ये भी पूछ सकता है इसमें। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, सिद्ध करो। या चौथा प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। इस प्रकार से एक ही सवाल को 4 तरीके से पूछ सकते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आपको छोटी छोटी बातें समझनी है इसमें। देखिए समझना वो क्या है। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर मैं दो पॉइंट है, एक मान लीजिए ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट तो है ए और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया। इस अवतल दर्पण में मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक, अब आपको पता है ए और बी कैसे है, वक्रमुख है। ए और बी कैसे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वक्रनुमा है ना। और इस वक्रनुमा को मुझे समतल करना है, इस वक्र को मुझे समतल करना है। और समतल करने का एक तरीका होता है फिजिक्स में कि आप जो बी पॉइंट है ना, इसको ए के नजदीक मान लीजिए कि ये जो बी पॉइंट है वो ए के बहुत नजदीक है। जब ये बी पॉइंट ए के नजदीक आ गया, ये जब बी पॉइंट यहां से यहां पे आ गया, तो देखिए आपको एक छोटा सा ऐसे पॉइंट मिलेगा, बहुत ही छोटा सा एक बिंदु ही मान लीजिए, दोनों एक ही बिंदु पे है। जब दोनों एक ही बिंदु पे होंगे तो बताइए समतल होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। जब अपने बी को ए के पास मान लिया जाएंगे तब वो क्या बन जाएगा, समतल मान लिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट देंगे इसका। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है, अगर मैं ये बिंदु मानता हूं पी है, ए को पी से मिलाया, बी को पी से मिलाया, तो बताइए एंगल कितना बन गया, थीटा, कुछ एंगल बन गया। ठीक है, और जब मैं इसको ए और बी को पास लेके आ गया, ए और बी को पास लेके आ गया, ये बिंदु पी है। अब आप क्या कीजिए, ए को पी के साथ मिलाइए और बी को भी पी के साथ मिलाइए। तो बताइए जब बी बिंदु को ए बिंदु के पास लेके आ गया तो बताइए थीटा का मान, थीटा बनेगा ना यहाँ पे, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि जब मैं बी बिंदु को ए बिंदु के पास लेके आता हूं तो पी बिंदु पर कितना कोण बनेगा, 0। पर बताइए ए बिंदु पर कितना कोण बनेगा, अभी मैंने बोला था समतल बनेगा, तो ए बिंदु पर कोण कितना हो जाएगा, ए बिंदु पर कोण होगा, एंगल होगा कितना, 90 हो जाएगा। सॉरी, कि ए बिंदु पर कितना कोण हो जाएगा, 90। जब बी बिंदु को ए बिंदु के नजदीक लेके आ जाता हूं तो पी बिंदु पर तो थीटा कोण होगा 0, और ए बिंदु पर ए पर कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को इसे 0 पॉइंट से समझना है, इसका थीटा बराबर 0 तब क्या होगा। यदि थीटा बराबर 0 हो या लगभग 0 बोले तो 0 भी नहीं बोलते, अपने लगभग बोलते थे। अगर थीटा बराबर लगभग 0 हो, पूरा 0 तो नहीं होता ना, पास पास होता है, तो थीटा बराबर लगभग 0 हो तो अपने पास ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन थीटा बराबर क्या हो। तो क्या कहोगे सर, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, 0 ये लगभग है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और 0 किसके बराबर है, लगभग थीटा के बराबर। लगभग किसके बराबर है, थीटा। तो पहला पॉइंट अपने को क्या मिला इससे ये पॉइंट मिला अपने को, देखिए ध्यान से, कि साइन जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो हमें साइन थीटा बराबर क्या करना है, थीटा करना है। थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा बराबर क्या करोगे, थीटा। दूसरा पॉइंट समझना, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का मान कितना है, 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो अपने को कोस थीटा बराबर क्या लेना है, 1। कब, जब थीटा बराबर क्या हो, 0। अब आइए tan थीटा, tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है,
जीरो, और जीरो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो अपने को समझ में आया कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। लगभग होते ही हैं, पर मैं यहाँ पे बराबर लेके चल रहा हूँ कि अगर थीटा बराबर जीरो, हमें ये सबसे मेन है, ये पॉइंट मेन है कि थीटा बराबर जीरो तो साइन थीटा बराबर थीटा लोगे, कोस थीटा बराबर 1 लोगे, और tan थीटा बराबर क्या लोगे, थीटा लोगे। ठीक है बच्चों, अब इसी से अपने को सॉल्व करने हैं, तो आइए इसको अपने पूरे डेरिवेशन को करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हमें पता है ये क्या होगा, ध्रुव होगा, ये होगा फोकस, और ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव, फोकस और वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले कोई भी प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आइए, हमें सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है, और किसी भी सवाल का, किसी भी डेरिवेशन का डायग्राम ही की पॉइंट होता है, ताले की चाबी होती है। हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर क्या की, कोई प्रकाश की खींची, और जब भी कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह किससे गुजरेगी, तो परावर्तित किरण किससे गुजरेगी, बताना किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये किरण कौन सी है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, ये समझ में आ गया। अब आपतित किरण मिल गया, परावर्तित किरण मिल गया, हमें एक पॉइंट हो गया चुका है, और वो एक पॉइंट कौन सा है, अभिलंब। और मैंने आपको याद कीजिए एक पॉइंट बताया था, अभिलंब हमेशा किससे गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। अभिलंब हमेशा किससे गुजरता है, वक्रता केंद्र से। तो देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, अभिलंब आ गया, ये मेरे पास अभिलंब है। कौन है बच्चों, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, आपतित कोण, ये लीजिए। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। ये आपतन कोण है, ये कौन सा है, परावर्तन कोण। कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, आपतित, और अपने पास परावर्तित और अभिलंब के बीच कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, अब इस डेरिवेशन करते हैं। अपने मान लेते हैं ये बिंदु P, मान इसको A, इसको Q मान लो, A Q, इसको B मान लीजिए, इसको C तो माना है, इसको D मान लीजिए, बस अपनी तरफ से कोई नाम दे दीजिए। ठीक है, मैंने इस प्रकार से दे दिया इसमें। अब देखिए अपने पास सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान समझिए आपने। पहला पॉइंट तो देखिए आप ध्यान से कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम क्या होता है परावर्तन का, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले चित्र से परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या मिला कि कोण आई बराबर किसके है, कोण आर के। समीकरण नंबर 1 कि कोण आई बराबर किसके है, कोण आर के। ठीक है, पहला पॉइंट काम तो अपने पास कंप्लीट। दूसरा पॉइंट देखिए आप, ये देखिए ए क्यू सी, ए क्यू सी, एक और देखो आप, ए क्यू और सी इस प्रकार से, और इसके बीच में कितना है, आई। ठीक है, सी, अब क्यू सी पी को देखो, पी को, अब देखिए आप, अगर ये आई है, जड़ की आकृति बन रही है, तो बताइए एकांतर कोण होता कि नहीं होता। अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई ही तो होगा। किसके नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तो हमें क्या समझ में आया कि हम क्या बोलेंगे, कोण ए क्यू सी बराबर है किसके, क्यू सी पी के। क्यों जी, क्योंकि
किसके बराबर है, आई के, और किस लिए, एकांतर कोण से। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब देखिए आप आगे वाला पॉइंट। अब अपने पास ये क्या मिल गया, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट समझना। अब मैं बिंदु ए, क्यू और एफ लेके चलता हूं। कौन कौन सा लेके चल रहा हूं, ए, क्यू, एफ। ये देखो ए, क्यू, एफ। ठीक है, ए, क्यू में कौन कौन से कोण है, आई प्लस कौन सा है, आर। ये आई है और ये कौन सा है, आर है। तो आई प्लस क्या हो गया, आर। ठीक है, और क्यू, एफ, पी ये ले लिया हमने। तो देखिए ये बी एक जेड क्या करती बन रही है, ए, क्यू, एफ और क्यू, एफ, पी बी एक जेड क्या करती बन रही है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा तो ऐसे हो सकता है, पर इससे जेड क्या करती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये I प्लस आर है तो ये भी क्या होगा, I प्लस आर। समझ में आई मेरी बात, कि अगर ये I प्लस आर है तो ये भी क्या होगा, I प्लस आर ही होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो मुझे क्या समझ में आया कि तथा देखिए कोण ए, क्यू, एफ बराबर है क्यू, एफ, पी। ठीक बात है। और अपने को पता है कि ए क्यू एफ किसके बराबर है, आई प्लस आर बराबर है कोण क्यू, एफ, पी के। आई प्लस आर बराबर किसके है, कोण क्यू, एफ, पी के। और क्यू, एफ, पी बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई। आई प्लस क्या हो गया, आई, क्योंकि आर किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, आई के। तो समीकरण नंबर कहां से आ गया, एक से। तो अपने पास क्यू, एफ, पी बराबर कितना हो जाएगा, 2i। कितना हो गया, 2i। तो अगर ये अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 2i। ये कितना है, i, और ये कितना हो जाएगा, 2i। और ये कहां से आया, एकांतर कोण से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई अपने पास। अब देखना, अपने को दो त्रिभुज मिलेंगे अपने पास। कौन कौन से, एक तो अपने को मिलेगा पी, क्यू, एफ, और दूसरा त्रिभुज अपने लेंगे एफ, पी, क्यू, सी। क्यों लेंगे, सुनना, हमें एफ व आर के मध्य समझ चाहिए। हमें किसके मध्य समझ चाहिए, एफ व आर के लिए। और पी से एफ का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल एफ, और पी से सी का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर। क्या होता है, कैपिटल आर। पी से एफ तो फोकस दूरी, और पी से सी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो हमें क्या करना है, दो त्रिभुज लेने। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, त्रिभुज लेने से पहले हमें क्या करना है कि क्यू पी के निकट है। क्योंकि पी क्यू के, जो क्यू है वो पी के क्या है, निकट है। ये निकट आने का कारण क्या है, क्योंकि ये वक्रनुमा है। अभी मैंने आपको बताया था ये वक्रनुमा है, और इसको समतल करने के लिए मैं क्यू को किसके नजदीक मान लेता हूं, पी के नजदीक मान लेता हूं। जब मैं क्यू को पी के नजदीक मान लिया तो बताइए थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान लगभग कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नहीं सॉरी। तो अपने पास कोई भी यहां से एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चूंकि क्यू पी के क्या है, निकट है, ये बात करनी है हमें। अब क्यू पी के निकट हो गया तो अपने पास सबसे पहला त्रिभुज या समकोण त्रिभुज बोल देता हूं। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ पी क्यू में। समकोण त्रिभुज एफ पी क्यू में। अब देखिए समकोण त्रिभुज एफ पी क्यू में हमें क्या करना है, tan लेके चलना है। क्या लेके चलना है, tan। क्यों लेंगे tan, ये अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये देखो ये त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में ये तो क्या हो जाएगा अपने पास आधार, ये क्या बन जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण के बारे में हमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैं क्या लेके चल रहा हूं, tan। क्योंकि tan में क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो tan कितना कोण है, 2i। tan 2i लगभग बराबर किसके होगा, 2i के। समझ में आई बात कि tan 2i लगभग किसके बराबर होगा, 2i के। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आप देखिए
कि यहाँ पे जो Q P के क्या है, नजदीक आ गया, जो Q बिंदु है वो P के नजदीक आ गया, तो बताइए 2i का एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जब 2i 0 हो जाएगा तो बताइए tan 2i बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0 डिग्री। और बताइए अपने पास साइन tan थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 0। और 0 किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो वही मैंने किया, tan 2i लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2i के बराबर हो जाएगा। और बराबर किसके होगा, लंब बटे आधार। और लंब कितना है इसका, PQ अपॉन क्या हो जाएगा, FP। समीकरण नंबर कितने आ जाएगा अपने पास, 2। समझ में आई यहाँ तक बात, कि अगर आपने कर रहे हैं इसको कि tan 2i लगभग किसके बराबर हो गया, 2i बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कैसे होता है कि ये P है, ये Q है, और ये अपने पास क्या है, 2i, और ये कौन सा है, F। इसके सामने वाला, कोण के सामने वाला लंब, और जिस पर दो कोण टिके हो, जैसे ये कोण है यहाँ पे 90 डिग्री, जिस पर दो कोण टिके हो वो आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अपने पास देखिए ध्यान से इसमें, तो लंब बटे क्या हो गया, आधार, तो PQ बटे क्या हो गया, PF। समीकरण नंबर 2। अब दूसरा त्रिभुज लेना आपको, त्रिभुज कौन सा लोगे, CPQ में, ये वाला बड़े वाला CPQ में, ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें tan, इसका एंगल कितना है, I, और tan I लगभग किसके बराबर होगा, I के। क्यों, क्योंकि P जो Q बिंदु है वो किसके नजदीक है, P के नजदीक है। तो ठीक, जो I का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अपने पास I का मान 0, तो tan 0 बराबर 0, और 0 किसके बराबर है, I के। तो tan I लगभग बराबर हो गया I के, बराबर किसके होगा, लंब PQ। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, PC। PQ बट्टे क्या हो जाएगा, PC। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आई बात, क्या लंब बट्टे क्या हो गया, आधा। अब देखिए अपने पास ध्यान से, तो ध्यान से देखोगे तो I का मान कितना है, PQ बटे PC। और समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में, समीकरण 3 से I का मान रखने पर कितना हो जाएगा अपने पास, 2 मल्टीप्लाई I का मान कितना है, PQ बटे PC बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटे PF। और PQ से PQ क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बताइए अपने पास 2 बटे PC बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन PF। आ गया बच्चों, 2 बटे PC बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन P। अब ध्यान देना, इसका वजन गुणा कर दूं तो PF मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2। तो देखिए PF मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, PC। PC किसके बराबर है, PC किसके बराबर है, R के। 2 मल्टीप्लाई PF किसके बराबर है, स्मॉल f। तो R बराबर क्या हो गया, 2f, और F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। सिंपल सा काम है। समझ में आया पॉइंट, कि हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और अगर हम कह दें ये I है तो ये भी I होगा एकांतर कोण से, और ये I प्लस R मतलब I और I कितने होंगे, 2I, और ये 2I बराबर क्या हो गया, 2I। हमें एक त्रिभुज लेना है PQF और दूसरा त्रिभुज लेना है PQC, और दोनों को क्या करना है, अपने को मान निकाल देने हैं। कब, जब Q बिंदु किसके नजदीक आ जाए, P के नजदीक। तो अपने पास 2I बराबर PQ अपॉन PF, और I बराबर क्या हो गया, PQ अपॉन PC। और इसको हल कीजिए तो R बराबर क्या हो गया, 2F, और F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ये अपने पास क्या है, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। इसको नोट्स बना लीजिए, मैं सारी चीजें इसमें दिखा दी है। और आप क्या करना, सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद में थोड़ा छोटी कर लिख देना, कुछ बातें लिख देना, क्या कि एक अवतल दर्पण जिस पर PQ प्रकाश किरण क्या है, आपतित है। PQ प्रकाश किरण क्या है, आपतित। तो इस प्रकाश, यह प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराकर QD परावर्तित किरण हो जाती है, और एक अभिलंब कौन सा है, PB एक अभिलंब है। बस इतनी बातें लिख देना, ठीक है। तो ये अपने पास वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। अब इन पर 2-3 सवाल बताता हूं बच्चों, कई बार सवाल आए इसके, देखिए कैसे। देखिए पहला प्रश्न, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। किसी दर्पण की, हमें दर्पण के बारे में नहीं दिया, तो वक्रता त्रिज्या, इसको सॉल्यूशन देखिए इसके,
पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखो इसके अंदर कि वक्रता त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो अपने पास r बराबर 10 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है स्मॉल f, और हम जानते हैं कि r बराबर क्या, f बराबर क्या होता है r/2, r का मान कितना है 10/2, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, ये है पहले का आंसर। r दिया हुआ f निकालना है तो r/2 5 है। दूसरा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इस बार अवतल दर्पण दे दिया, और जब अवतल दर्पण दे दिया जाए ना, आपको दर्पण दे दिया जाए कोई भी, तो आपको उसको चिन्ह से लिखना है। अवतल दर्पण में ये बताइए कि फोकस वक्रता त्रिज्या क्या बताई थी आपको, वक्रता त्रिज्या आपको नेगेटिव बताई थी, याद कीजिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव बताई थी, तो अपने पास यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव, तो बताइए फोकस दूरी भी क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, तो अपने पास f का मान कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल देखो इसके अंदर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण दिया है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, हमें किसका मान निकालना है r का, r बराबर क्या होता है 2f, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, बस याद में इसमें अवतल और उत्तल दर्पण दे दिया जाए तब आपको चिन्ह सहित काम में करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बारे में समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।